हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि टी.एस. इलियट की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए। इंट्रोडक्शन में है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वॉज टी.एस. इलियट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन। मतलब जो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है वो टी.एस. इलियट की पहली सबसे महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है, प्रकाशन है। एंड इट हैज़ बिन कॉल्ड द फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। और अंग्रेजी साहित्य में इसको मॉडर्निज्म का, आधुनिकतावाद का पहला मास्टरपीस, इट मीन्स पहला प्रमुख वर्ग, मतलब बोल सकते हैं प्रसिद्ध वर्ग माना जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए इलियट प्रेजेंट्स द डिस्पेयर एंड पैसिविटी ऑफ ए मिडिल एज्ड मैन, अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। तो एक मिडिल एज्ड मैन है, मतलब एक अधेड़ उम्र का होता है ना इंसान, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 35 से 45 के बीच में, 35 40 45 इसी के बीच में एक मिडिल एज्ड मैन है जिसका कि नाम है अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। उसके डिस्पेयर, उसके एक निराशा को दिखाए हुए, और पैसिविटी इट मीन सहनशीलता को दिखाए हुए हैं इस पोएम के थ्रू। दिस पोएम वॉज मोस्ट प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1910 एंड 1911। इस पोएम संभवतः जो लिखा गया है वो 1910 से 1911 के बीच लिखा गया है। टी.एस. इलियट ओरिजिनली इंटाइटल दिस पोएम प्रूफ्रॉक एमंग द वुमेन। और टी.एस. इलियट जब इस पोएम को लिखे ना पहली बार, तो उसका जो टाइटल रखे हुए थे, ओरिजिनल जो टाइटल था उसका था प्रूफ्रॉक एमंग द वुमेन था ये। He changed the title to the Love Song of J. Alfred Prufrock before publishing the poem in a poetry magazine in 1915, Ezra Pound। तो एजरा पाउंड जो है ना, काफ़ी फेमस अमेरिकन पोएट हैं और क्रिटिक भी हैं, जो कि जेम्स जॉय, टी.एस. इलियट, इन सब के वर्क को काफ़ी मतलब पब्लिश कर रहा है। तो मतलब एजरा पाउंड के मैगजीन में पब्लिश करने से पहले टी.एस. इलियट इस पोएम का टाइटल चेंज कर दिए। क्या कर दिए? प्रूफ्रॉक एमंग द वुमेन से चेंज करके द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक कर दिया। द पोएम इज टिपिकली नॉट ओनली फॉर द 20th सेंचुरी। पोएम जो है टिपिकली इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आमतौर पर सिर्फ 20th सेंचुरी के लिए नहीं है, बट ऑफ ऑल एजेस। लेकिन क्या है, सारे एज के लिए है। मतलब मेनली जो है मॉडर्निज्म को एक ध्यान में रखते हुए पोएट इस पोएम को लिखे हुए, बट ये जो पोएम है ये सारे एज के लिए है, ठीक है। इट डील्स विद द इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, या व्याख्या करता है इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, यानी भावनात्मक फ्रस्ट्रेशन। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है ना, मतलब मेंटली तनाव हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो दिखाता है। एंड डिस्पेयर यानी निराशा दिखाता है। एंड हॉलोनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हॉलोनेस इट मीन्स खोखलेपन को, खालीपन को दिखाता है इंसान के। द पोएम इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो पोएम को जो लिखा गया वो ड्रामेटिक मोनोलॉग को के फॉर्म में लिखा गया। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी फेमस टर्म है। तो इसमें क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, कोई एक सिंगल स्पीकर रहता है जो अपने लाइफ के किसी इवेंट के बारे में बता रहा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो लव सॉन्ग, इसमें जो है अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक स्पीकर है जो कि अपने लाइफ के इवेंट के बारे में बता रहा है, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है। और अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग के फेमस ऑथर की बात करें तो सबसे फेमस जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। उनका जो काफ़ी फेमस पोएम है माई लास्ट डचेस, काफ़ी फेमस है, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। तो दो पोएट काफ़ी फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्राउनिंग और सेकंड जो है टी.एस. इलियट। अब आगे हम लोग अबाउट टी.एस. इलियट, मतलब टी.एस. इलियट के बारे में पढ़ लेते हैं। थॉमस स्ट्रेंज इलियट, मोस्ट कॉमनली नोन एज टी.एस. इलियट। थॉमस स्ट्रेंज इलियट जो है पूरा नाम है ये, जो कि प्रायः जाने जाते हैं टी.एस. इलियट के नाम से, इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इट मीन्स महत्वपूर्ण पोइट के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948। 1948 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न पोइट्री। और क्यों लिटरेचर प्राइज मिला है? इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान रहा है ना मॉडर्न पोइट्री में, आधुनिक कविताओं में, तो उस चीज़ के लिए ना टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला है। When T.S. इलियट डाइड, जब टी.एस. इलियट की मृत्यु हुई, रॉबर्ट गिरॉक्स रोट, रॉबर्ट गिरॉक्स लिखते हैं द वर्ल्ड बिकेम ए लेजर प्लेस। लेजर प्लेस मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जो वर्ल्ड है ना वो लेजर प्लेस बन चुकी है। लेजर प्लेस इट मीन्स अब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही है, वर्ल्ड उतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं रही है, बस एक इंसान टी.एस. इलियट के मर जाने से। ऐसा कौन बोले? रॉबर्ट गिरॉक्स बोले टी.एस. इलियट की मृत्यु के बाद। इन 1911 में ही रोट हिज फर्स्ट एंड मोस्ट अक्लेम्ड पोएम। टी.एस. इलियट जो है अपने पहली 1911 में टी.एस. इलियट अपनी पहली और सबसे ज़्यादा मोस्ट अक्लेम्ड यानी सबसे ज़्यादा प्रशंसित, जिसको बहुत ज़्यादा फेम मिला, वो पोएम लिख रखे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी है ये पोएम, काफ़ी फेमस पोएम है।
द वेस्टलैंड, ये भी काफ़ी फेमस पोएम है टी.एस. इलियट की, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं. एज वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, द जर्नी ऑफ द माजी, इस पर भी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं. द हॉलो मैन, मॉर्निंग एट द विंडो एंड हिप्पोपोटामस आर सम ऑफ हिज ग्रेट पोएम्स. काफ़ी फेमस पोएम है इनकी. ही हैज़ ऑल्सो रिटन 7 प्लेज, 7 प्लेज भी लिख रखे, नाटक भी लिख रखे अपने लिटरेरी करियर, साहित्यिक करियर में, पोएम के अलावा. अब आगे थीम्स ऑफ द पोएम, इस पोएम के विषय के बारे में जान लेते हैं. सोशल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सामाजिक चिंता. लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब आध्यात्मिकता की कमी, मतलब इंसान में मेंटल पीस की कमी है. लोनलीनेस, अकेलापन है. लव, प्यार. क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडर्न एज, मॉडर्न एज की आलोचना दिखाई गई है. आइसोलेशन, अलगाव. एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी यानी मानसिक अस्थिरता इज द थीम ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक. तो जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है, जितना सारा चीज़ अभी हम बताएं, ये सब इस पोएम का थीम है, इट मीन्स विषय है. इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया इस पोएम के में. अब आगे है द सेटिंग ऑफ द पोएम, पोएम की सेटिंग की बात करते हैं कि कहाँ रखी गई है सेटिंग. द सेटिंग ऑफ दिस पोएम इज ए बिग डर्टी मॉडर्न सिटी, मतलब पोएम की जो सेटिंग रखी गई है एक बड़े से गंदे मॉडर्न सिटी, इट मीन्स आधुनिक जो शहर है ना, गंदा शहर, उसमें सेटिंग रखी गई है. हियर द पोएट डज नॉट मेंशन एनी पार्टिकुलर नेम ऑफ द सिटी, मतलब पोएम में पोएट कोई पार्टिकुलर, कोई विशेष सिटी का नाम नहीं लिए हैं, बट इट सीम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रेट सिटीज, या प्रतीत होता है एक रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स बोलते हैं ना कि रिप्रेजेंट करता है ग्रेट सिटीज को, कुछ बड़े शहरों को, ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के कुछ बड़े शहरों को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. मतलब इस पोएम में जिस तरह से पोएट व्याख्या किए हुए जगह की, तो लगता है कि कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कोई सिटी है. अब अगर हम बोले कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कौन कौन सा सिटी हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग लंदन, न्यूयॉर्क, तो उन सब सिटीज़ के बारे में बात किए हुए हैं, वॉशिंगटन. अब आगे अबाउट द टाइटल, टाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं. ओरिजिनली द पोएम वॉज इंटाइटल्ड प्रूफ्रॉक एमंग द वुमेन, हम पहले मेंशन कर दिए, बता चुके हैं आप लोग को कि जो रियल टाइटल था पोएम का स्टार्टिंग में वो था प्रूफ्रॉक एमंग द वुमेन. बट लेकिन लेटर बिफोर हिज पब्लिकेशन, इसके पब्लिकेशन से पहले, इन पोइट्री मैगजीन में पब्लिकेशन से पहले, द टाइटल वॉज चेंज्ड, इसका टाइटल चेंज कर दिया गया टू द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक कर दिया गया. टाइटल ऑफ द पोएम इंडिकेट्स ए रोमांटिक लव सिचुएशन, और जो पोएम का अभी जो टाइटल है वो हम लोग को एक रोमांटिक लव सिचुएशन दिखाता है, क्योंकि द लव सॉन्ग है ना, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी का लव सॉन्ग होगा, प्यार वाला गीत होगा, तो ये क्या दिखाता है कि कोई रोमांटिक लव सिचुएशन बन रहा होगा. इट इज यूज्ड आयरनिकली बाय द पोएट, लेकिन ये जो है ना एक आयरनिकली, इट मीन्स बोल सकते हैं व्यंग्य के रूप में, व्यंग्यात्मक तरीके से पोएट के द्वारा यूज किया गया द लव सॉन्ग वाला वर्ड को पोएट के द्वारा इस पोएम में. द नेम प्रूफ्रॉक, और जो नाम है प्रूफ्रॉक, जो कि टाइटल का लास्ट वाला सेक्शन है, जैसे कि द लव सॉन्ग, तो ये बता दिए कि ये व्यंग्य के रूप में पोएट यूज किए हुए हैं. तो जो बाकी का आधा बचा जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, तो वो जो जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है ना, हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ ए फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर के नेम से पोएट इंस्पायर होकर लिए हैं. इन एसटी लुइस, इट मीन्स सेंट लुई में एक फर्नीचर डीलर था जो फर्नीचर का काम करता था, लकड़ी का, तो उसी के नाम से पोएट इंस्पायर होकर ये जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक नेम लिए हुए हैं इस पोएम के टाइटल में. ठीक है, ये जो एसटी लुई है ना, ये एक यूनाइटेड स्टेट की काफ़ी फेमस जगह है जो कि मिसिसिपी रिवर के नज़दीक है. ऐसे इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस है मिसिसिपी रिवर भी, जैसे थेम्स रिवर, मिसिसिपी रिवर्स, ये सब इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस है. अब आगे वो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, पोएम किस तरीके से लिखा गया है. दिस इज ए पोएम ऑफ अबाउट 132 लाइन्स, ये पोएम जो है लगभग 132 लाइन्स की पोएम है. एंड एपिग्राफ ऑफ 6 लाइन्स, और 6 लाइन्स का ना इसमें एपिग्राफ मेंशन किया गया. एपिग्राफ यानी हम बोल सकते हैं हम लोग प्रस्तावना, या कोई ऐसा सेक्शन जिससे पोइट इंस्पायर हुए ना, उस चीज़ को ऐड कर दिए, तो वही एपिग्राफ हो गया जिससे पोइट को इंस्पिरेशन मिली. टेकन फ्रॉम डेंटे डिवाइन कॉमेडी, जिसको कि लिया गया है डेंटे के डिवाइन कॉमेडी से. ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोइट है ना इसमें 6 लाइन्स का एपिग्राफ लिए हुए हैं, और किससे इंस्पायर होकर, डेंटे के डिवाइन कॉमेडी से. दिस द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी.एस. इलियट जो है, इस प्राइमरी रिटन इन फ्री वर्ड्स, इसको फ्री वर्ड्स में लिखा गया है. दिस मीन्स, इसका जिसका क्या अर्थ है, दैट कि मोस्ट लाइन्स डू नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक राइम स्कीम और मेट्रिकल पैटर्न. मतलब फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, जिसका क्या अर्थ होता है कि इसका जो मोस्ट ऑफ लाइन्स है, 132 लाइन्स की पोएम है ना, उसमें जो मोस्ट ऑफ लाइन्स है कोई भी स्पेसिफिक, कोई स्पेशल राइम स्कीम या फिर मेट्रिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करती है पोएम. ठीक है,
अब आगे हम लोग पोएम के एनालिसिस को देखते हैं कि पोएम में पोइट क्या कहना चाहते हैं। इन द पोएम में इलियट सोज द सॉर्डिड एंड एमलेस मॉडर्न लाइफ। एक सॉर्डिड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक मतलब घिनौना, गंदा, और एमलेस इट मीन्स लक्ष्यहीन मॉडर्न लाइफ को दिखाते हैं, आधुनिक जीवन को। ही सोज द इनर कन्फ्लिक्ट ड्युअलिटी, वह अंदर के संघर्ष के ड्युअलिटी, अंदर जो इंसान के संघर्ष चलता रहता है ना, उसके द्वंद्व को दिखाते हैं। डिसइंटीग्रेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे इंसान मतलब क्या करता है, अपना स्ट्रेंथ खो देता है, ताकत खो देता है। फिर है अरेजुलेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दुविधा ऑफ द मॉडर्न मैन के स्ट्रेंथ खोने, मतलब कैसे मॉडर्न मैन जो अपना ताकत खो देता है और कैसे दुविधा में होता है, वो चीज़ पोइट दिखाए हुए हैं। इलियट सीम्स टू से दैट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलियट कहते हैं दैट मॉडर्न लाइफ हैज़ बीन डिवॉइड ऑफ पर्पस, कि मॉडर्न लाइफ जो है ना डिवॉइड ऑफ पर्पस है। इट मीन्स पर्पस रहित है, उद्देश्य रहित है। मॉडर्न लाइफ जो होती है, आधुनिक जीवन या मॉडर्न मैन जो होते हैं, उनकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं होता है। एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल डायरेक्शन, ना ही कोई उनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डायरेक्शन है, दिशा है जो कि उनको शांति पीस प्रदान करे। जस्ट अपोजेस द टाइटल, बिल्कुल टाइटल के विपरीत। इट इज एन एंटी रोमांटिक पोएम, यह एक एंटी रोमांटिक पोएम है, मतलब रोमांटिक पोएम के बिल्कुल विपरीत है। इट रिकॉर्ड्स प्रूफ फ्रॉक्स रिकॉयल फ्रॉम लव, ये दिखाता है प्रूफ फ्रॉक के रिकॉयल इट मीन्स पीछे हटना दिखाता है लव से, रेदर देन हिज एंगेजमेंट इन लव। मतलब पोएम का टाइटल तो द लव सॉन्ग है, लेकिन यह जो पोएम है वह प्रूफ फ्रॉक के लव से हटने को दिखाता है, ना कि उसके एंगेजमेंट को दिखाता है लव से। तो इस वजह से बार बार बोला जा रहा है कि यह एक एंटी रोमांटिक पोएम है। प्रूफ फ्रॉक इज ए मिडिल एज डैंडी, प्रूफ फ्रॉक जो है एक मिडिल एज अधेड़ उम्र का डैंडी है, बांका है, बोल सकते हैं कुंवारा है। हु हैज सीन मच ऑफ द सिटी लाइफ, जो कि बहुत ज्यादा सिटी लाइफ को, शहर के जीवन को देख रखा है। विथ इट्स मीनिंगलेस सोशलाइजिंग, मीनिंगलेस एक अर्थहीन सोशलाइजिंग सामाजिक के साथ, अर्थहीन समाज के साथ। एंड डेकेडेंट वैल्यूज इट मीन्स बोल सकते हैं पतनशील मूल्य, मतलब जो दिन प्रतिदिन और गिरते जा रहा है वैल्यूज जो मॉडर्न एज का है। ही वॉन्ट्स टू मेक लव विथ ए लेडी, वह एक लेडी से मतलब चाहता है कि अपना प्यार करे, प्यार का इजहार करना चाहता है। बट ही डजंट हैव द मेंटल करेज, लेकिन जो है उसके अंदर मेंटल करेज नहीं है, मानसिक साहस नहीं है टू डिस्क्लोज इट, कि इस चीज़ का खुलासा कर सके कि वह किसी को प्यार करता है, किसी को पसंद करता है। ही इज इनडिसाइसिव, वह इनडिसाइसिव है यानी दुविधा में पड़ा हुआ है। अनेबल टू टेक एनी इनिशिएटिव, और कोई भी इनिशिएटिव यानी पहल करने से में खुद को असमर्थ पाता है। कौन? जो प्रूफ फ्रॉक है, जो किसी लेडी से प्यार करते हैं तो अपनी प्यार का वो खुलासा नहीं कर पा रहा है, प्यार के बारे में बता नहीं पा रहा है उस लेडी को, और ना ही कोई पहल कर पा रहा है, तो पूरे दुविधा में है। हिज फेलियर, उसकी जो असफलता है, टुगेदर विथ हिज एक्सपीरियंस विथ लाइफ एंड सोसाइटी, और साथ ही जो उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है लाइफ के साथ, सोसाइटी के साथ, मेक्स हिम फ्रस्ट्रेटेड। ये चीज़ है ना अल्फ्रेड प्रूफ फ्रॉक को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देती है, वह बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम सच ए सिचुएशन, जो प्रूफ फ्रॉक है वो इन सारे सिचुएशन से रिलीफ चाह रहा है, आराम चाह रहा है, बाय टेकिंग ए वॉक इन सिटी। और किस तरीके से आराम चाहता है कि सिटी में ही वॉक करके, शहर में ही घूम के उसको थोड़ा इन सारे सिचुएशन जो फ्रस्ट्रेटेड है प्रूफ फ्रॉक, उन सारे सिचुएशन से प्रूफ फ्रॉक को थोड़ा आराम मिले। तो प्रूफ फ्रॉक रिलीफ पाने के लिए सिटी में ही, उस शहर में ही, जो कि कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफ का ही रिप्रेजेंटेटिव है, वॉक करता है, घूमता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रूफ फ्रॉक इज नॉट गोइंग टू द लैप ऑफ नेचर टू ब्रीथ फ्रेश एयर, मतलब प्रूफ फ्रॉक को ना शांति में नहीं मिल रही है, फिर भी वो मतलब फ्रेश एयर के लिए क्या लैप ऑफ नेचर यानी नेचर के पास नहीं जा रहा है। नॉर्मली जो है पोइट्री में क्या दिखाता है ना कि पोइट को जब शांति चाहिए होती है तो वो नेचर के पास जाता है, नेचर की गोद में जाता है, लेकिन यहाँ जो प्रूफ फ्रॉक है उसको शांति नहीं मिल रही है, फिर भी वो फ्रेश एयर में नहीं जाता है। रेदर ही वेंट टू ए हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट ऑन ए फॉगी इवनिंग, बल्कि वो इसके बदले क्या करता है, वो हाफ डिजर्टेड इट मीन्स आधे सुनसान स्ट्रीट्स यानी गलियों में घूमता है। ऑन ए फॉगी इवनिंग इट मीन्स बोल सकते हैं कि जो शाम का टाइम होता है, जिस टाइम अंधेरा होने वाला हो या फिर कोहरे वाले शाम के टाइम, ये स्ट्रीट में घूम रहा है। द स्ट्रीट इज हाफ डिजर्टेड, स्ट्रीट जो है गली वो हाफ डिजर्टेड है, मतलब आधा सुनसान है। बिकॉज क्योंकि पीपल लीव द स्ट्रीट, लोग जो है उस स्ट्रीट को, उस गली को छोड़ के जा चुके हैं इन द इवनिंग, शाम में, एंड गो टू देयर होम, और अपने घर जा चुके हैं। मतलब स्ट्रीट वो जो गली है वो सुनसान है क्योंकि लोग इस गली को छोड़कर अपने घर जा चुके, ज़्यादातर लोग। द स्ट्रीट आर सराउंडेड बाय चीप होटल्स, और जो वो गलियाँ है वो घिरी हुई है चीप होटल्स में, सस्ते होटल से, और डर्टी रेस्टोरेंट से। पीपल स्पेंड देयर नाइट्स देयर, लोग जो है अपना नाइट्स वहाँ स्पेंड करते हैं। बट डू नॉट गेट प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, मतलब जो लोग भी इस रेस्टोरेंट में, इस होटल्स में अपना नाइट्स
स्पेंड करते हैं ना, उनको प्रॉपर सही तरीके से रेस्ट या स्लीप नहीं मिल पाता है, मतलब लोग सो नहीं पाते। द स्ट्रीट्स रन इन ए वाइंडिंग कोर्स लीडिंग पीपल टू नो डेस्टिनेशन। ये जो गलियां हैं जिसमें मतलब प्रू फ्रॉक घूम रहे हैं, वो ना एक वाइंडिंग कोर्स में चलती है। वाइंडिंग कोर्स में मतलब बड़ी घुमावदार गलियां हैं, लीडिंग पीपल टू नो डेस्टिनेशन, जो लोगों को कोई डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुंचाती है। मतलब इतनी घुमावदार है कि अंत में लोग का मतलब जहाँ जाना होगा, एक डेस्टिनेशन निश्चित रास्ता होता है ना जगह की, वहाँ पहुँचना है, तो लोगों को उस अपने मंजिल तक भी नहीं पहुँचाती है, इतनी ज़्यादा घुमावदार गलियाँ हैं। दिस वाइंडिंग स्ट्रीट, और जो ये घुमावदार गलियाँ हैं, आर कंपेयर्ड विथ ए टेडियस आर्ग्यूमेंट। इसको टीडियस आर्ग्यूमेंट इट मीन्स एक होता है ना ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसा बहस जिसका कि कोई लक्ष्य ना निकले, जिसका कोई अंतिम फैसला ना निकले, मतलब फालतू बहस किए जा रहे हैं, बहस का कोई अर्थ नहीं है। तो उस बहस के साथ इन वाइंडिंग स्ट्रीट्स, इन घुमावदार गलियों को कंपेयर किया गया है कि जैसे बहस का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, उसी तरह इन रास्तों का, इन घुमावदार रास्तों का भी कोई डेस्टिनेशन मंजिल नहीं होता है। दिस लाइन्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्रोटैगनिस्ट स्टेट ऑफ एंड। ये जो लाइन्स है ये रिफ्लेक्टिव है, इट मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रेजेंट करती है प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कौन है? जो हम लोग का जे अल्फ्रेड प्रू फ्रॉक है ना, वही प्रोटैगनिस्ट है इस पोएम का। तो प्रोटैगनिस्ट के माइंड की अवस्था को प्रेजेंट करती है ये लाइन्स। ही इज इन ए रेस्टलेस सिचुएशन, वह एक रेस्टलेस सिचुएशन में है, मतलब बिल्कुल बेचैन है। एंड ही फील्स लोनली, और वह अकेला फील करता है। एंड आइसोलेटेड, और अलग फील करता है। येट ही हैज नो एस्केप, फिर भी उसके पास कोई एस्केप यानी बचाव का तरीका नहीं है। रोटेट टू गेट रिड ऑफ हिज आइसोलेशन एंड बोर्डम, जिससे कि वो अपने आइसोलेशन यानी अलगाव से और बोर्डम से छुटकारा पा सके। अब आगे है प्रू फ्रॉक सफर फ्रॉम ए लैक ऑफ विल एंड हेजिटेशन। प्रू फ्रॉक के अंदर ना लैक ऑफ विल है यानी इच्छा शक्ति की कमी है, और हेजिटेशन है बहुत ज़्यादा, हिचकिचाहट है। ही टेक्स ए डिसीजन, वह एक डिसीजन निर्णय लेता है, दैट इज इमीडिएटली पोस्टपोन, मतलब एक डिसीजन लिया और तुरंत उसको पोस्टपोन भी कर देता है कि नहीं ये चीज़ फॉलो नहीं करना है। एंड रिवाइज, और फिर उस डिसीजन के बारे में सोचता है। वेरियस थॉट्स क्रिस क्रॉस हिज माइंड लाइक द वाइंडिंग स्ट्रीट, और ढेर सारे थॉट्स यानी विचार आते हैं प्रू फ्रॉक के मन में, बिल्कुल उस वाइंडिंग स्ट्रीट्स की तरह, घुमावदार सड़कों की तरह। मतलब घुमावदार सड़कों का डेस्टिनेशन नहीं है, उसी तरह पोएट प्रू फ्रॉक के मन में जितने विचार आ रहे हैं उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। बस विचार आते हैं जाते हैं, फिर दोबारा उन सब के बारे में सोचता है, बट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। प्रू फ्रॉक इज टिमिड एंड नर्वस लैकिंग बोल्डनेस। प्रू फ्रॉक जो है डिमिड यानी डरपोक है, नर्वस है, लैकिंग बोल्डनेस, और बोल्डनेस यानी साहस की कमी है उसके अंदर। ही इज सो पैरालाइज्ड बाय हिज विल, अपने विल यानी इच्छा शक्ति से पैरालाइज्ड है, मतलब उसकी इच्छा शक्ति वर्क नहीं कर रही है। दैट ही डज नॉट डेयर टू अटर द ओवरवेलमिंग क्वेश्चन ऑफ प्रपोजिंग टू ए लेडी, और इसी वजह से मतलब उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, इस वजह से जो ये ओवरवेलमिंग क्वेश्चन है कि किसी लेडी को वो प्रपोज करेगा, वो प्रपोज नहीं कर पा रहा। ही हेजिटेट्स, वह हेजिटेट मतलब हिचकिचाता है। टू ऑफर हिज हर्ट्स डिजायर, अपने दिल की डिजायर को, अपने दिल की इच्छा को बताने में, टू द लेडी, लेडी को, बिकॉज क्योंकि ही थिंक्स डैट, वो सोचता है वॉट एवर ही सेज टू द लेडी विल बी आंसर्ड बाय, कि जो भी वो कुछ कहेगा लेडी से उसको इस तरीके से आंसर मिलेगा। दिस इज नॉट आई मेंट एट ऑल, कि मेरा अर्थ यह बिल्कुल नहीं था। दैट इज नॉट इट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब पहले से सब कुछ इमेजिन कर रहा है कि कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा, कुछ इस तरीके से बोलेगा। प्रू फ्रॉक इज ए मिडिल एज डैंडी, पहले ये बताया कि प्रू फ्रॉक जो है अधेड़ उम्र का डैंडी है, विथ सम फिजिकल लिमिटेशन, और साथ में कुछ शारीरिक लिमिटेशन भी है, मतलब शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं कुछ कमजोर है, लिमिटेड है। ही एफ्रेड दैट, वह डरता है कि विथ ए बोल्ड स्पॉट ऑन इन द मिडिल ऑफ माई हेयर, उसके हेयर के मिडिल में, मतलब होता है ना सर के बीच से गंजा होना, सर के बीच में ही बाल नहीं होना, तो उस चीज से भी वो डरता है कि मेरे अंदर ना फिजिकल कुछ कमी है, इस वजह से जो वो लेडी है वो हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ही इज कॉन्शियस दैट, वह इस चीज से अवेयर है कि ही इज बीइंग एज्ड, कि वह धीरे धीरे एज्ड, इट मीन्स धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा है। एज ही से, जैसे कि वह कहता है आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, मतलब ये लाइन जो है यूज किया गया है पोएम में। अब आगे है ऑल थ्रू द पोएम, अब इस पूरे पोएम के दौरान प्रू फ्रॉक रिमेन्स इन हिज रूम। अब इतना सारा चीज हो गया, बट इन सारे चीज के दौरान प्रू फ्रॉक जो है अपने रूम में है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है रिमेनिंग इन हिज रूम, अपने रूम में होते हुए। ही कंटेंट टू इमेजिन, वह संतुष्ट करता है खुद को, टू इमेजिन हिमसेल्फ गोइंग थ्रू द स्ट्रीट, और खुद को इमेजिन कर रहा है कि वो गलियों से गुजर रहा है। ही वियर्स क्लॉथ ऑफ द लेटेस्ट फैशन, वह लेटेस्ट फैशन यानी नई फैशन के अकॉर्डिंग जो कपड़े होते हैं वह पहनता है। टू हाइड हिज एज, अपने एज को छुपाने के लिए। एंड टू कवर हिज बोल्डनेस, अपने बोल्डनेस, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सर पे बाल नहीं है ना, तो उस चीज को छुपाने के लिए भी कुछ कपड़ा पहनता है।
येट ही कैन नॉट गैदर द करेज टू ऑफर इज लव। फिर भी इतने तरीके से मतलब तैयार हो गया सब कुछ, बट फिर भी उसके अंदर करेज यानी साहस नहीं आ पाता है कि वो अपना लव जो है उस लेडी को जाके ऑफर करे। प्रूफ्रॉक्स टिमिडिटी, और प्रीफ्रॉक्स की जो यहाँ पे टिमिडिटी है यानी एक तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से डरता है। रिजल्ट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, वह रिजल्ट है, परिणाम है उसके अनुभवों का, विद द सोसाइटी, जो कि उसको समाज के साथ रह के मिली है, इन विच ही लिव, जिसमें कि वह रहता है। मतलब उसका एक्सपीरियंस है ना, उस वो वही चीज़ ना प्रूफ्रॉक को क्या बना दिया है, टिमिड बना दिया है, डरपोक बना दिया है। ही इज ऑलरेडी नोन द हॉलोनेस, वह ऑलरेडी मतलब जानता है खालीपन को, एंड मीनिंगलेसनेस और अर्थहीनता को, ऑफ हिज ऑन लाइफ, अपने लाइफ के। ही हैज़ ऑल्सो नो द फ्रीवॉलिटी, वह इसके साथ क्या, फ्रीवॉलिटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं लैक ऑफ सीरियसनेस, मतलब सीरियसनेस की कमी, एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ द वुमेन, और वुमेन की आर्टिफिशियलिटी इट मीन्स बोल सकते हैं कि दिखाऊपन वाला होता है ना कि वुमेन में, तो उस चीज़ को भी वह जानता है कि किस तरह से दिखावापन वाला जो नेचर होता है वुमेन का। एंड ही सेज, और वो आगे कहते हैं, मतलब फिर से आगे हम पोएम का लाइन मेंशन किया, फॉर आई हैव नो द ऑल ऑलरेडी नो देम ऑल, इस तरीके का लाइन यूज करते हैं कि पोइट मतलब पोइट ऑलरेडी जानते हैं इस सोसाइटी को भी और इस सोसाइटी में रहने वाली औरतों को भी। अल्दाव, हालांकि ही फील्स एन अट्रैक्शन टू द लेडी, और इन सब के बावजूद फिर भी वह अट्रैक्शन फील करता है उस लेडी के प्रति। ही इज अवेयर टू देयर वर्थलेसनेस, या उनके वर्थलेसनेस इट मीन्स बेकारीपन जो होता है उस चीज से भी अवेयर है। इन दिस सेंस टू द पोएम इज नो प्रेजिंग सॉन्ग ऑफ लव, तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि ये जो लव सॉन्ग है, द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक है, वो प्रेजिंग मतलब एक प्रेजिंग लव सॉन्ग नहीं है, मतलब जिसमें लव की तारीफ की गई है वो सॉन्ग नहीं है। अब आगे कंक्लूजन मेंशन किए हुए हैं। दस इस प्रकार द टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो टाइटल है पोएम का, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, नीटली अंडरमाइंस द रोमांटिक एसोसिएशन ऑफ लव, ये बिल्कुल अंडरमाइन इट मीन्स खत्म कर देता है रोमांटिक एसोसिएशन, लव के रोमांटिक एसोसिएशन को लव सॉन्ग के, विद द रिडिकुलस नेम प्रूफ्रॉक, एक हास्यपद नाम प्रूफ्रॉक के साथ। ठीक है, ये मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकला, किसी तरह से भी इसमें पोएम में प्यार नहीं दिखाया गया है, तो इस तरह से ये बिल्कुल रोमांटिक एसोसिएशन को नष्ट कर देता है। द पोएम रिकॉर्ड्स द लव विश ऑफ ए मैन, पोएम जो है एक परिणाम है किसी इंसान, ऑफ ए मैन, किसी आदमी लव विश का, प्यार की इच्छा का, विथ नाइदर द फिजिकल वाइगर, जिसके अंदर फिजिकल वाइगर भी नहीं है, मतलब फिजिकल वाइगर इट मीन्स शारीरिक शक्ति की भी कमी है, शारीरिक रूप से भी वो इंसान कमजोर है। इंस्टेड ऑफ डिपिक्टिंग द जॉय, ब्लिश एंड होप ऑफ लव, मतलब मोस्टली जो लव सॉन्ग में क्या होता है ना कि लव के खुशी को, ब्लिस को और होप को दिखाया जाता है। इंस्टेड ऑफ डिपिक्टिंग द जॉय, मतलब यहाँ बल्कि क्या हुआ है कि जॉय के बारे में व्याख्या करने के बजाय ब्लिश के बारे में, होप ऑफ लव, लव में आशा के बारे में बात करने के बजाय, द पोएम रिवील्स द होपलेसनेस, एक आशाहीनता को दिखाता है, पैथोस यानी दुख कष्ट को दिखाता है, ऑफ द प्रोटैगनिस्ट के, जो हमारा है अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, उसके होपलेसनेस और पैथोस को दिखाया गया इस पोएम के थ्रू। अब आगे है इलियट वेरी इफेक्टिवली, तो इलियट बहुत इफेक्टिवली मतलब बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे द पॉल्यूशन एंड शैबीनेस, पॉल्यूशन इट मीन्स प्रदूषण और शैबीनेस इट मीन्स गंदगी को पोर्ट्रेट करते हैं, दैट आर एसोसिएटेड विथ मॉडर्न सिटी लाइफ, जो कि संबंधित है सिटी के आधुनिक जीवन से। पीपल आर इन डिकेड एंड सॉर्डिड सराउंडिंग्स एंड लीडिंग होपलेस लाइफ, मतलब लोग है ना डिकेड यानी नष्ट होने वाले गंदे सराउंडिंग्स में रहते हैं सिटी में, और लीडिंग होपलेस और एक होपलेस लाइफ जी रहे हैं, आशाहीन जिंदगी जी रहे हैं मॉडर्न मैन। द पोइट एप्टली रिवील्स, पोइट यहाँ पे उचित तरीके से रिवील करते हैं द बोर्डम, कि किस तरह से उबाऊपन है, लोनलीनेस है, अकेलापन है, फ्रस्ट्रेशन है, किस तरह से इंसान मेंटली डिस्टर्ब है, ऑफ मॉडर्न सोसाइटी का। हेयर द कंडीशन ऑफ प्रूफ्रॉक, मतलब यहाँ जो कंडीशन दिखाई गई है प्रूफ्रॉक की, इट सिंबल ऑफ द कंडीशन ऑफ मॉडर्न अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन, ये मतलब प्रतीक है, मतलब जो प्रूफ्रॉक का कंडीशन है वो प्रतीक है किस चीज का, हम लोग का जो आधुनिक अर्बनाइज्ड इट मीन्स शहरी सिविलाइजेशन है ना, शहरी आधुनिक शहरी सभ्यता है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव है प्रूफ्रॉक का कंडीशन। दस द टाइटल ऑफ द पोएम, इस प्रकार जो पोएम का टाइटल है, शीर्षक है, सीम्स क्वाइट जस्टिफाई, वो बिल्कुल जस्टिफाई प्रतीत होता है, बिल्कुल सही प्रतीत होता है। ठीक है, तो अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मोस्टली टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस पोएम के आंसर में, तो आप ये लाइन जरूर मेंशन करना अंत में। लेकिन अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो आप ना इसको आंसर को, इस कंक्लूजन को यहीं पे खत्म कर देना, सिविलाइजेशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वीडियो है खत्म होता है
वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो में कहीं प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।